तो फाइनली दोस्तों बहुत सारे अलग अलग एग्जीबिटर्स के इंटरव्यू लेने के बाद हमने ये देखा कि किस तरह से बहुत सारे ऐसे इंडियन मैन्युफैक्चरर्स और इंडियन सप्लायर हैं जो कि जापान में ऑलरेडी बिजनेस कर रहे हैं। कुछ चीज़ें ऐसी जो जापान के अंदर बिजनेस करने से पहले हमें समझनी ज़रूरी है, उनके ऊपर अगर हम डिस्कशन करें तो उसमें सबसे टॉप पे आता है डिसिप्लिन। अगर आप जापानीज़ के साथ धंधा करना चाहते हैं तो आपको डिसिप्लिन को फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत ही डिसिप्लिन पब्लिक है। अगर आप इनके साथ बिजनेस लॉन्ग टर्म देख रहे हैं तो उस केस में आपका प्रोडक्ट का प्रेजेंटेशन ये बहुत प्रॉपर मैनर में होना ज़रूरी है। अगर प्रॉपर मैनर में आपका प्रेजेंटेशन है तो डेफिनेटली ये आपके साथ लॉन्ग टर्म बिजनेस के अंदर बिल्कुल जुड़ेंगे। उसी के साथ साथ दूसरे नंबर पे आता है जो भी डॉक्यूमेंटेशन आप अपने बिजनेस के दौरान करते हैं, इनको बहुत नीट एंड क्लीन रखें, ताकि ये जो भी इंपोर्ट करते हैं उसके सामने इनकी जो डिटेल्स है वो प्रॉपरली रिप्रेजेंट हो। ये बहुत ज़रूरी है कि आपके डॉक्यूमेंटेशन के अंदर आप जो भी उनको सर्व कर रहे हैं उन सारी चीज़ों की इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, और ये बहुत ही प्रॉपर लेवल पे हो, ताकि उनको पता चले कि प्रोडक्ट का प्राइस एग्जैक्टली क्या होगा और उसके ऊपर कितना ड्यूटी लगेगा। सेकेंड नंबर पे एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ ये भी है कि जो भी आप पैकेजिंग के रिगार्डिंग उनके साथ बात करते हैं उन पैकेजिंग को आप सर्टेन करें, क्योंकि स्पेसिफिकली ये जब प्रोडक्ट अपने लोकल मार्केट में बेचेंगे तो उस वक्त इट माइट बी हैपन दैट कि ये OEM भी करवाए जो उनकी ब्रांड नेम है उनके साथ। अगर ब्रांड नेम के साथ ये काम करते हैं तो उस केस में आपको उन्हें ज्वेलरी बॉक्स भी देना पड़ेगा। अगर आप डायमंड्स या तो लूज जेमस्टोन में काम करते हैं तो इट माइट बी कि उनका रिक्वायरमेंट ऑफ द पैकेजिंग थोड़ा अलग भी हो। और लास्ट बट नॉट लीस्ट जो भी बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है ये कि आपने जो टाइम बोला है उनको डिलीवरी के लिए, आप उस टाइम पे उन्हें गुड्स को डिलीवर करें, क्योंकि जापान के अंदर ये बोला जाता है कि आपकी ट्रेन जिस टाइम पे स्टेशन पे पहुंची है वो टाइम आप घड़ी में सेट कर लीजिए, क्योंकि ट्रेन अपने टाइम से लेट नहीं होती। जिस कंट्री के अंदर स्पेसिफिकली ट्रेन अपने टाइम से लेट नहीं होती, वहाँ पे आप अगर गुड्स की डिलीवरी लेट करेंगे तो ये कभी भी एक्सेप्टेबल नहीं है। अगर आप प्रॉपर जापानीज़ के साथ कनेक्ट करते हैं और उनके साथ बिजनेस करते हैं तो डेफिनेटली आपको टाइम का बहुत ही ध्यान रखना पड़ेगा, और इसलिए आप जो भी कमिटमेंट करें वो सही करें, ताकि वो अपने मार्केट के हिसाब से उनके फ्यूचर जो कॉन्ट्रैक्ट्स है उनके अंदर वो डीलिंग करें। दोस्तों ये कुछ बातें थी जो स्पेसिफिकली आप जापान के साथ बिजनेस कर रहे हैं तो ध्यान में रखें। अब बात करते हैं, अगर आप जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर में हैं और आप जापानी से कनेक्ट करना चाहते हैं तो आपके पास क्या ऑप्शंस हो सकते हैं। सबसे पहले जेम्स एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, आप इनकी हेल्प ले सकते हैं, क्योंकि इनके काउंटर पार्ट्स जापान के अंदर होते हैं, तो ये आपको हेल्प कर सकते हैं स्पेसिफिकली यहाँ के मार्केट को टारगेट करने के लिए। उसके साथ साथ इंडियन एम्बेसी को भी आप कनेक्ट कर सकते हैं जो स्पेसिफिकली जापान में है, ताकि ये भी आपको यहाँ के जितने भी ज्वेलरी एसोसिएशंस या तो जो ज्वेलरी इम्पोर्टर्स हैं उनकी डिटेल देंगे। उसी के साथ साथ लोकल ज्वेलरी एसोसिएशन जो जापान में है उनकी ऑफिशियल वेबसाइट को आप अप्रोच करें, इसके अंदर भी बहुत सारे ज्वेलर्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, एंड साथ में बहुत सारा डेटा ये यहाँ की B2B साइट के ज़रिए भी आप ले सकते हैं। B2B यानी बिजनेस टू बिजनेस साइट, जहाँ पे जनरली कोई भी इंडस्ट्री स्पेसिफिक जो भी डिटेल्स होती है या उनके जो सप्लायर या जो इम्पोर्टर होते हैं उनकी डिटेल ये आपको यहाँ पे मिल जाएगी, तो आप कनेक्ट कर सकते हैं इन लोगों को वहाँ से भी। बहुत ही इम्पोर्टेंट रास्ता अगर हम बात करें तो वो है फिजिकल विजिट। ऑब्वियसली अगर आप यहाँ पे आके एक बार फिजिकल विजिट करते हैं तो आपको बिजनेस मिलने के चांसेस और भी बढ़ जाते हैं। जो जनरल हमने यहाँ पे कोस्टिंग देखा है उसके हिसाब से टोक्यो सिटी मुझे लगता है कि थोड़ा महंगा है रिलेटिव टू अनदर सिटी, पर इतना भी महंगा नहीं है कि आप इसकी ट्रिप ना कर पाए। अगर स्पेसिफिकली हम बात करें कोस्ट के बारे में तो अराउंड 90,000 to 1 लाख रुपीज़ के अंदर आप 4 से 5 दिन का ईजी ट्रिप फ्रॉम इंडिया टू, मतलब कोई भी एयरपोर्ट टू एयरपोर्ट इंडिया से आप ट्रिप कर सकते हैं। और अगर आप फिजिकली यहाँ पे आते हैं और 3-4 दिन इस शो की विजिट करते हैं तो आप बहुत सारे ऐसे इम्पोर्टर को फिजिकली मिलेंगे जिनके साथ आप आगे बिजनेस भी डेवलप कर पाएंगे। दोस्तों एक और मेरा सजेशन ये बिल्कुल रहेगा कि जब भी आप जापानीज़ को कनेक्ट करते हैं तो आप ट्राई करें कि जापानीज़ लैंग्वेज में उनको मेल डालें। जनरली हम इंग्लिश में मेल डालते हैं, बट देर आर सेवरल जापानीज़ जो इंग्लिश नहीं समझते हैं, तो हो सकता है कि आप जो प्रेजेंटेशन को करना चाहते हैं ये शायद प्रॉपर लेवल पे ना हो, तो आप अपने मेल को जापानीज़ लैंग्वेज में कन्वर्ट करें। उसके साथ साथ इंग्लिश में भी मेल डालिए, ताकि स्पेसिफिकली अगर वो अपने डिपार्टमेंट में किसी इंग्लिश के रिगार्डिंग जानकार व्यक्ति को ऑलरेडी सेटल कर चुके हैं तो वो मेल उनके थ्रू ट्रांसलेट किया जाएगा
या तो फिर अगर वो जापानीज़ को ही समझते हैं तो आपका लैंग्वेज जापानीज़ हो तो आपको ये कनेक्ट कर पाएंगे। मेल के दौरान आप जो भी क्लियर पिक्चर्स हैं उनके ऊपर फोकस करें। आफ्टर स्टडिंग देयर डिमांड, ये क्या बेच रहे हैं उनको जानने के बाद आप अपने मेल को तैयार करें ताकि आप उन प्रोडक्ट का प्रेजेंटेशन कर पाए जो कि उनकी डिमांड में हो। दोस्तों, अगर हम बात करें इंडिया और जापान के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स के बारे में, तो ऑब्वियसली इंडिया और जापान का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट बहुत सालों से है। एंड सबसे बड़ा बेनिफिट इसका ये है कि 71 नंबर चैप्टर जहाँ पे हम जेम्स एंड ज्वेलरी की बात करते हैं, ये पूरे चैप्टर की सारी प्रोडक्ट्स जब आप इंडिया से जापान को एक्सपोर्ट करते हैं तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के अंडर 0% ड्यूटी में है। यानी कि अगर आप ये प्रोडक्ट्स में से कोई भी प्रोडक्ट उठाए और अगर इंडिया से जापान एक्सपोर्ट करें तो आपका जापान के अंदर जो काउंटर पार्ट यानी कि इम्पोर्टर है उसको कोई भी तरह का ड्यूटी भरने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जानकारी अगर आपके पास है, इन्फॉर्मेशन को प्रॉपर आप समेट के उनको अरेंज करते हैं और इन इन्फॉर्मेशन के साथ इंटरनेशनल मार्केट में बढ़ते हैं, तो मुझे लगता है वर्ल्ड इज़ अ वेरी ह्यूज मार्केट और इसमें जापान बिल्कुल अलग नहीं है। तो जापान के अंदर बिजनेस करने के टैक्टिक्स को समझिए, उनके तरीकों को समझिए, जेम्स एंड ज्वेलरी इंडस्ट्री कैसे काम करती है उन बातों को समझिए और आगे बढ़िए। डेफिनेटली हमारे लिए आगे का रास्ता बहुत वाइड एंगल से खुला हुआ है एंड आने वाले टाइम में इंडिया का जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर और भी प्रॉस्परस लेवल पे हमें मूव करेगा। तो चलिए एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की जो बारीकियां है उनको समझते हैं। चीज़ों को सीखने के बाद अगर हम इसमें आगे बढ़ते हैं तो दुनिया के कोई भी कोने में हम काम कर सकते हैं। और जब हम बात करते हैं जेम्स एंड ज्वेलरी की, तो वी ऑल आर नोइंग दैट कि देयर आर सेवरल टैक्टिक्स टू बी अंडरस्टूड। बहुत छोटी छोटी बातें हैं जिनको अगर हम समझें तो दुनिया हमारे लिए बहुत बड़े मार्केट के तौर पे हम देख सकते हैं। माय फ्रेंड, वी आर फ्रॉम अमित बुलानी एंड टीम, जो कि स्पेसिफिकली आपको जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर में एक्सपोर्ट और इंपोर्ट कैसे करते हैं इनकी ऑफिशियल ट्रेनिंग देते हैं और साथ में दुनिया भर के अंदर हमारा एक्सपोर्ट और इंपोर्ट मार्केट हम किस तरह से बढ़ा सकते हैं उनकी इन्फॉर्मेशन आप हमसे जुड़ के ले सकते हैं। सो जुड़ने से और हाथ आगे बढ़ाने से हम इंडिया के एक्सपोर्ट को आगे बढ़ाएंगे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो टारगेट है कि 2030 तक हम इंडिया का एक्सपोर्ट $2 ट्रिलियन तक लेके जाए, उसके अंदर हमारा मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन हम दे सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इंडिया के एक्सपोर्ट को वो नई ऊंचाइयों तक लेके जाते हैं। थैंक यू।